ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 8 पर बनाए गए वीडियो का छठा पार्ट है। टॉपिक है द मार्च टू डांडी। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट एक्ट पारित किया, जिसके तहत इंडियंस साल्ट को ना तो इकट्ठा कर सकते थे ना उसे बेच सकते थे, और इस तरह से ब्रिटिश को नमक के ट्रेड पर, साल्ट के ट्रेड पर मोनोपोली मिल गया, एक अधिकार मिल गया। अब चूंकि साल्ट भोजन का मेन हिस्सा था, इसलिए इंडियंस को ब्रिटिश से हाई प्राइसेस पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांधी जी को लगता था कि साल्ट पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि यह फूड आइटम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसलिए 1930 में महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ के विरोध में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में साल्ट मार्च का नेतृत्व किया। अब साल्ट का यूज़ तो सभी वर्ग के लोग करते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, अमीर हो या गरीब हो। इसलिए साल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह सभी की शिकायतों से जुड़ा हुआ था, और इसने अमीरों और गरीबों के बीच में मतभेद पैदा नहीं होने दिया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, और लगभग 240 माइल से भी ज़्यादा उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी के एक कोस्टल विलेज में अपना यात्रा ख़त्म किया। वहाँ पर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके साल्ट लॉ का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। ये फोटो दिया गया है, दांडी का है ये, 6 अप्रैल 1930 का। इसमें महात्मा गांधी नमक इकट्ठा करते हुए साल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में पीजेंट्स, ट्राइबल्स और वुमेन ने हिस्सा लिया। एक बिजनेस फेडरेशन ने साल्ट इशू को लेकर के एक पैम्पलेट पब्लिश किया। ये जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही थे, इनके द्वारा किए गए इस साल्ट मूवमेंट को कुचलने के लिए गवर्नमेंट ने ब्रूटल एक्शन लिया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, जिसके तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुनाव कराए जाएंगे। जब इस इलेक्शन का परिणाम आया तो 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी। इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार का गठन किया गया। उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। उसके बाद फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर और गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया, और इसके तहत ही पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया। प्रोविंसेस में 2 साल तक कांग्रेस रूल के बाद सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। क्योंकि कांग्रेस लीडर्स जो थे वो हिटलर के खिलाफ थे, इसलिए इस युद्ध में वे ब्रिटिश का साथ देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद इंडिया को स्वतंत्र कर दिया जाए। ब्रिटिश ने इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें सरोजनी नायडू महात्मा गांधी के साथ है। यह पिक्चर 1931 का पेरिस का है। 1920 के शुरुआत से ही
सरोजिनी नायडू नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रही थी और जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी उस यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। वो पहली इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्ष बनी थी 1925 में। यहाँ पर दिया गया है वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाली औरतों ने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया, चाहे यंग हो या ओल्ड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, चाहे रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से, चाहे कंजर्वेटिव घरों से हो या लिबरल घरों से, सब ने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। उनका यह इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम स्ट्रगल, वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन नेशनलिस्ट दोनों का ही मानना था कि नेशनल स्ट्रगल में वुमेन्स की भागीदारी ने नेशनल स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा ताकत दी है। यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है कर्नाटका के अंबाबाई का, जिनकी शादी 12 साल में ही कर दी गई थी और 16 साल में वो विडो हो गई थी। उन्होंने उडुपी में फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप का घेराबंदी किया और इसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, भाषण देती, स्पिनिंग करना सिखाती, बुनाई कताई और प्रभात फेरीज का आयोजन करती। अंबाबाई इन सब दिनों को अपने लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डेज, सुखद दिन मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। हालांकि नेशनल मूवमेंट में भाग लेने के लिए भी औरतों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी, जैसे कि साल्ट सत्याग्रह के दौरान भी महात्मा गांधी वुमेन के पार्टिसिपेशन के खिलाफ थे, लेकिन सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। यहाँ पर सोर्स 5 दिया गया है, वीर लखन नायक वाज हैंग्ड। बाजी मोहम्मद, जो कि 1930 में उड़ीसा में नवरंगपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो लिखते हैं 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए और बहुत सारे लोग घावों के कारण मर गए थे। 300 से ज़्यादा घायल हुए थे और 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। वीर लखन नायक, जो कि अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे, ट्राइबल लीडर थे, उनको भी फांसी दे दिया गया था। बाजी कहते हैं कि वीर लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें दुख था कि वे फ्रीडम्स डाउन यानी कि स्वतंत्रता के प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने नेशनल स्ट्रगल में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को मोबिलाइज किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब दिया गया है कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन व्हाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन। फेडरेशन के भीतर यानी कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। यहाँ पर जो फोटो दिया गया है वो है अगस्त 1942 में हुए क्विट इंडिया मूवमेंट का। डिमॉन्स्ट्रेटर्स यानी कि प्रदर्शनकारी पुलिस से हर जगह पर क्लैश कर रहे थे, यानी कि लोहा ले रहे थे। इसमें हजारों लोग अरेस्ट किए गए, हजारों से ऊपर मारे गए और बहुत सारे घायल हुए।
क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।